गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन सीखे थे ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। अर्थात लास्ट क्लास में हम लोग परावर्तन के नियमों की व्याख्या किए थे। किसके आधार पर? प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर या हाइगेन्स प्रिंसिपल के आधार पर। आज हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। किस आधार पर? पुनः वही ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट या ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेन्स प्रिंसिपल। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग सीखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा करता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और यदि समझेंगे, केवल भाषा है, लैंग्वेज है इसमें, लेकिन है बहुत आसान। केवल समझ लीजिए तो आप क्वेश्चन निश्चित रूप से बनाकर आ सकते हैं एग्जाम में। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का लेक्चर संख्या कितना होगा? लेक्चर 11 होना चाहिए। और ये क्या होगा? वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर 11। आइए लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द basis of wave theory of light, or on the basis of Huygens principle, on the basis of Huygens प्रिंसिपल, या इसी को कहते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। चलिए हिंदी लिखते हैं हम लोग। प्रकाश के तरंग सिद्धांत या हाइगेन के सिद्धांत, अथवा लिखते हैं हाइगेन के
द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। ध्यान दीजिए क्या लिखा गया है, गौर कीजिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किसको कहते हैं? अपवर्तन के नियमों को। तो अपवर्तन का नियम हम लोग सीख चुके हैं किसमें? रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में अपवर्तन का नियम सीखे हैं। क्या सीखे हैं? जिनको याद नहीं है उनको थोड़ा रिवाइज करवाना चाहते हैं, रिवाइज कर देना चाहते हैं। क्या देखो तो ये क्या है? अपवर्तक सतह है जिसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अपवर्तक सतह याद होगा। अपवर्तक सतह है और अपवर्तक सतह के एक तरफ क्या रहता था? फर्स्ट मीडियम। याद कीजिए फर्स्ट मीडियम रखे थे जिसका अपवर्तनांक क्या था? μ1। और दूसरे तरफ सेकेंड मीडियम था जिसका अपवर्तनांक क्या था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कितना था? μ2। रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करता था इसे ये वो, और ये दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्ट हो जाती थी। मतलब या तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती थी या अभिलंब से दूर हो जाती थी। तो चलो हम अभिलंब की ओर मोड़ दिए। तो बताओ ये क्या है? ON हो गया नॉर्मल। ये आपतन कोण हो गया। ये क्या हो गया? अपवर्तन कोण। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? अपवर्तन के नियम क्या है? तो पढ़े थे आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान में आ गया होगा, ये बताए थे। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अपवर्तन के प्रथम नियम इसको कहा जाता है। क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे and the normal to the point of incidence, all the three lie in one plane। और सेकेंड लॉ क्या था? आपतन कोण के साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात किसी दिए गए दो माध्यमों के लिए और प्रकाश के किसी खास रंग के लिए कांस्टेंट होता है। अर्थात ये प्रूव किए थे सेकेंड लॉ में। सेकेंड लॉ पढ़े थे साइन I बाय साइन R 1 μ2। याद होगा। और ये तो रे ऑप्टिक्स में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। अर्थात प्रकाश को जब वेव मान लेंगे, तरंग मान लेंगे, तो तरंग मान करके हम लोगों को प्रूफ करना है कि साइन I बाय साइन R इक्वल टू 1 μ2। और साथ ही साथ आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।
तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग रे का सहारा लेते थे, इसमें किसका लेंगे? तरंगाग्र का सहारा लेंगे, तरंगाग्र की मदद लेंगे, जिसको अंग्रेजी में आप वेव फ्रंट कहते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम वेव फ्रंट कौन सा लिए थे, याद कीजिए, बताइए बताइए। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव किए थे तो हम कौन सा तरंगाग्र लिए थे? प्लेन वेव फ्रंट लिए थे, समतल तरंगाग्र लिए थे, और ये शादी का कार्ड दिखाए थे बाबू, याद होगा, ये समतल तरंगाग्र है। आज भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग समतल तरंगाग्र ही लेंगे। तो चलिए हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, लेकिन ये पूरा तो बोर्ड मेरा भर गया है, इसको तो मिटाना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या मिटाने जा रहे हैं? तो अपवर्तन के नियमों की व्याख्या किसके आधार पर करेंगे? किसके आधार पर करेंगे? प्रकाश के तरंग सिद्धांत के आधार पर या हाइगन के द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत पर। चलिए हम लोग फिगर ड्रॉ पहले करते हैं। ये यक्स यक्स डैश नजर आता होगा, ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह। और इसके एक तरफ μ1 अपवर्तनांक वाला माध्यम है। मान लेते हैं वो मीडियम कौन सा है? मीडियम फर्स्ट है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कितना है? μ1, जिसमें प्रकाश की वेलोसिटी कितनी है? v1। और दूसरे तरफ क्या है? सेकेंड मीडियम है। दूसरे तरफ सेकेंड मीडियम है, जिसका अपवर्तनांक कितना है? μ2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ2। और वेग, प्रकाश का वेग कितना है? प्रकाश की वेलोसिटी कितनी है? v2 है, मान लिए। और इस अपवर्तक सतह पर एक समतल तरंगाग्र आपतित हो रही है, और ये समतल तरंगाग्र दिखाते हैं। ये है आपका समतल तरंगाग्र दिखाएंगे, लेकिन देखिए ड्रॉ करने का एक तरीका होता है जी, जो सही सही होता है, सुविधा मिलती है हम लोगों को। पैरेलल खींचने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पैरेलल खींचेंगे और कुछ नहीं करेंगे। देखो पैरेलल कोशिश किए हैं, ठीक। और अब हम तरंगाग्र दिखा रहे हैं। अब तरंगाग्र दिखा रहे हैं। ये ABC क्या है बाबू? ये ABC, ये प्लेन वेव फ्रंट है, समतल तरंगाग्र है ABC के। सर ये परपेंडिकुलर बार बार आप खींचते हैं। हाँ जी, खींचेंगे नहीं। ये देखो, इसको यदि हम P माने, इसको Q माने, और यहाँ जो देख रहे हो इसको R माने, तो P
ये क्या हो गया, ये रे ऑफ लाइट हो गया, और QB भी रे ऑफ लाइट हो गया। R स्पष्ट है कि नहीं देख लीजिए, RC क्या है, ये भी रे ऑफ लाइट है। और रे ऑफ लाइट प्रकाश की किरण तरंगाग्र पर लंबवत होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो बताओ ABC पर ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है। तो चलो इसीलिए हम ये प्रयास किए हैं कि लंबवत खींचने का। अब है कि T समय के बाद मानते हैं, क्या मानते हैं, T समय के बाद ABC की नई स्थिति क्या होगी। लेकिन कब, जब x डैश रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता, x डैश रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता, तो T समय के बाद ABC समतल तरंगाग्र की नई स्थिति क्या होती। तो देखो क्या होती, मान लेते हैं T समय में C पॉइंट कहाँ पर चला गया, F पर। तो उतना ही दूरी कौन तय करेगा, ये पॉइंट भी दूरी तय करेगा। और देखो तो कहाँ चला जाएगा, पैरेलल, ये पैरेलल है कि नहीं बाबू, एक दूसरे का पैरेलल लेना पड़ेगा। और देखो तुम्हारा यदि नहीं है तो तुमको बनाना पड़ेगा पैरेलल। और देखो ये पैरेलल की बात करते हैं, इसके पैरेलल होगा तो आयत टाइप का होगा, इसलिए हम पैरेलल की बात सोच रहे हैं कि देखो इसके पैरेलल ये डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। चलो मान लो कि पैरेलल है, तो क्या हो गया कि ये की नई स्थिति DB की नई स्थिति क्या होगा, DE मान लेते हैं, DEF। तो गौर कीजिए क्या किए, क्या बोले हम कि T समय के बाद समतल तरंगाग्र ABC की नई स्थिति क्या होती, DEF। कब, जब x डैश रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता, x डैश अपवर्तक सतह अनुपस्थित रहता, तब ABC की नई स्थिति DEF होती। कितने समय के बाद, T समय के बाद। किंतु x डैश अपवर्तक सतह की उपस्थिति के कारण यह समतल तरंगाग्र अपवर्तित हो जाती है। क्यों अपवर्तित हो जाती है, क्योंकि x डैश है तो x डैश के नीचे सेकेंड मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, जिसमें प्रकाश की वेलोसिटी कितनी है, v2। चलो तो अपवर्तित हो गई, तो अपवर्तित वेव फ्रंट की स्थिति ज्ञात करना है। अपवर्तित यानी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का पोजीशन ज्ञात करना है। कितने समय के बाद, T समय के बाद। अब सोचो जरा तो कि C पॉइंट T समय के बाद कहाँ पर आ जाएगी, यह बिंदु पर। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये क्यों सर, अरे हम माने हैं ना T समय में C बिंदु कहाँ पर आ जाती है, यह बिंदु पर। तो C कितनी वेलोसिटी से चलती है पता है, v1 वेलोसिटी से। क्यों, फर्स्ट मीडियम में प्रकाश का वेग कितना माने है, v1। तो v1 वेलोसिटी से चलेगी C पॉइंट F तक। तो बताओ
कि CF का डिस्टेंस कितना होगा, CF की दूरी कितनी होगी। कहिएगा सर CF की दूरी कितनी होगी, तो ये तो इकाई समय में V1 दूरी तय करती है। इकाई समय में कितना दूरी तय करती है, कितना दूरी तय करती है V1, और कितने समय तक चलती है, तो T समय तक। तो कुल दूरी कितना हो गया V1 इंटू T। इट मीन्स ये CF का डिस्टेंस कितना होगा बाबू, CF इज इक्वल टू होगा V1 इंटू T। CF इज इक्वल टू V1 इंटू T हो जाएगा। ये तो हो गया। C पॉइंट कहाँ आ गया, F पर, कन्फर्म हो गए। अब ये पॉइंट की नई स्थिति क्या होगी, कितने समय के बाद, T समय के बाद। ठीक, क्यों, क्योंकि ये C पॉइंट T समय तक चलता है, तो क्या ये बिंदु बैठा रहता है क्या, नहीं, ये बिंदु भी चलती है जी, लेकिन C बिंदु उसी मीडियम में चल रही थी, फर्स्ट मीडियम में ही। ये बिंदु चलेगी किसमें, सेकेंड मीडियम में। तो बताओ सेकेंड मीडियम में किस वेलोसिटी से ये बिंदु चलेगी, कहिएगा सर V2 वेलोसिटी चलेगी। कितने समय तक चलेगी, T समय तक। तो बताओ T समय में, इकाई समय में V2 दूरी तय करती है बाबू, तो T समय में कितनी दूरी तय करेगी, V2 इंटू T, और V2 इंटू T दूरी तय करेगी। तो बताओ कि V2 इंटू T दूरी तय करेगी सेकेंड मीडियम में, तो वो कहाँ पर होगा, कहिएगा सर ये नाप लीजिए ना, V2 का वैल्यू दीजिए, T का वैल्यू दीजिए, जितना वैल्यू होगा उतने दूरी तय करेगा। कौन, ये पॉइंट, अरे उतने दूरी तय करेगा। तो देखो ये मान लेते हैं, देखो तो कुछ देर के लिए ये इतना ही दूरी है वो, तो इतना दूरी तो इधर भी हो सकता है, 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 लेकिन किधर होगा, सेम दूरी तो यहाँ तक हो सकता है कहीं भी, लेकिन जाएगी किधर, कौन सा, यहाँ जाएगी कि यहाँ जाएगी कि यहाँ जाएगी, ये कैसे पता करेंगे, कैसे पता करेंगे। तो जानो V2 इंटू T को क्या मान लो, त्रिज्या, V2 इंटू T को क्या करो, रेडियस मान लो, रेडियस, त्रिज्या मान लो, क्या मान लो, V2 इंटू T रेडियस, और ये को केंद्र मान लेते हैं, ये को क्या मानेंगे, केंद्र। V2 T को त्रिज्या और ये को केंद्र मान लेंगे। ये को केंद्र मान करके क्या करते हैं, एक आर्क खींचते हैं, एक चाप खींचते हैं। देखो मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना है, V2 इंटू T है। तो बताओ कि V2 इंटू T ऐसे ले लेंगे, ऐसे ऐसे, ये सेंटर मान लिए। अब V2 इंटू T को त्रिज्या मान करके ये हम एक चाप खींच सकते हैं कि नहीं, ये हाँ सर खींच सकते हैं, लेकिन देखो हम खींचेंगे जरूर। देखो तो हम खींच लेते हैं, ऐसे खींचेंगे ना बाबू, ऐसे खींचेंगे ना, ऐसे, ठीक। हम गौर करो तो क्या करने जा रहे हैं, V2 इंटू T को, V2 इंटू T को त्रिज्या मान लेते हैं। त्रिज्या मान कर क्या कर दिए, एक चाप खींच लिए, और उस चाप पर C बिंदु से क्या, F बिंदु से क्या किए, एक टेंजेंट खींचे, एक स्पर्श रेखा खींच दिए। तो बताओ जी, इस चाप पर, इस चाप जो हम बनाए, एक बार फिर से बना लेते हैं ठीक से, चाप जो बनाए, उस चाप पर क्या किए,
कहिएगा सर स्पर्श रेखा खींचे सर, टेंजेंट खींचे सर, किस पॉइंट से खींचे? यह पॉइंट से। ठीक है, यह पॉइंट से खींचेंगे तो जिस चाप के जिस पॉइंट पर मिलेगी क्या चीज, ये स्पर्श रेखा, वही पॉइंट क्या हो जाएगा? ये की नई स्थिति हो जाएगी। ये सर स्पर्श रेखा खींचने से नई स्थिति कैसे हो जाती है? अरे हो जाती है ना, गौर करो ना। ये जो तुम्हारा तरंगाग्र है ऐसे आएगा, ऐसे तो देखो तो देखो तो देखो तो ये देखो तो क्या हो गया, ऐसे न हो जाएगा बाबू। ये प्लेन है, सतह न है, ये सतह मुड़ेगी नहीं ना, ये जा रही है। ठीक है, जा रही है तो देखो 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 ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे हो। ये समतल तरंगाग्र है, मुड़ेगी नहीं बाबू। ये यदि समतल तरंगाग्र है मुड़ेगी नहीं, ऐसे आएगा तो सेकेंड मीडियम में ऐसे 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 इस तरह से हो जाएगा, इस तरह का। तो बताओ हमको कि ये इस पॉइंट पर मिल गया तो यही आपका क्या हो गया? यहाँ पर लम डालो तो ये की नई स्थिति का पता चल गया। और ध्यान दो थोड़ा सा, ये बोल्ड लाइन मेरा है, ठीक, कौन सा? एच और अभी एफ नजर आता है, एच एफ। लेकिन ये डी जो है, ये डॉटेड लाइन तुमको दिखाना पड़ेगा। क्यों? ये तो हम क्या बोले थे उस समय बोले थे कि एक्स एक्स डैश नहीं रहता, एक्स एक्स डैश नहीं रहता, तब ए बी सी की नई स्थिति डी ई एफ होती। इसका मतलब डॉटेड लाइन से ये भी पॉइंट आपको दिखाना पड़ेगा। ये पॉइंट क्या होगा? डॉटेड लाइन से दिखाना होगा। ठीक, अब बताओ क्या क्या? सी का पोजीशन टी समय के बाद एफ होगी, ये तो स्पष्ट है। और ये का टी समय के बाद नई स्थिति क्या हो जाएगी? एच हो जाएगी। अब बी की नई स्थिति यदि प्रूफ हम कर दें कि कौन सी होगी, तो देखो हम देते हैं यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है ऐसे, तो ये हम बोलते हैं क्या? के। तो यदि हम ये साबित कर दें बी की नई स्थिति क्या है? के है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि एच के एफ अपवर्तित वेव फ्रंट ही है। ये कैसे साबित हो जाएगा सर? अरे कैसे हो जाएगा, बताए ना अभी कि सी की नई स्थिति टी समय के बाद एफ हो जाएगी और ये की नई स्थिति एच हो जाएगी। नहीं तो बी की नई स्थिति यदि हम साबित कर दें के है, तो फिर कहेंगे एच के एफ कोई दूसरा नहीं है बल्कि अपवर्तित वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, अपवर्तित तरंगाग्र है। तो चलो हम बी तो आ रही थी पहले फर्स्ट मीडियम में, कहाँ तक आई? जी तक आई। जी के बाद ये कहाँ चली गई? के पर। ये प्रूफ करेंगे तब ना कहेंगे जी पॉइंट के पर गया है। ये प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा? सोचो तो क्या करना होगा? तो बताओ कि जी के बाद प्रकाश की किरणें सेकेंड मीडियम में चली जाती है। यदि एक्स एक्स डैश नहीं रहता तो कहाँ जाती? जी पॉइंट ई पर चली जाती। सेकेंड मीडियम की उपस्थिति के कारण के पर चली गई। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने समय में जी से ई पर जाती उतने समय में जी से के पर गई होगी। इसका मतलब यहाँ समय को ध्यान में रखें तो समय को इक्वल कर देंगे तो हम कह सकते हैं
कि बी की नई स्थिति के है। ये क्या समय इक्वल कीजिएगा? अरे इक्वल करेंगे कि जी से ई तक जाने में जितना समय लगता उतना ही समय जी से के तक जाने में लगा है। कि समय कैसे इक्वल कीजिएगा? अरे कर लेंगे ना। कहिए कैसे सर? अरे यक्स डैश नहीं रहता तो प्रकाश की किरण कितने वेलोसिटी से चलती? कहिएगा सर v1 वेलोसिटी से चलती। दूरी कितना तय करता? जी दूरी तय करती। तो चलो तो हम बात करते हैं बाबू कि देखो तो समझाने के लिए, ये दूरी है, दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल क्या हो जाएगा? दूरी बटा वेग क्या होता है बाबू? दूरी बटा वेग, ये दूरी ना है, दूरी बटा वेग हो गया, ये समय हो जाएगा, टी हो जाएगा। क्यों? याद है तुमको कि चाल इज इक्वल टू क्या होता है जी? दूरी बटा समय, या वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटा समय। तो बताओ समय बराबर तब क्या लिख देंगे? समय बराबर लिखेंगे दूरी बटा चाल। तो बताओ दूरी यहाँ जी है, चाल यहाँ v1 है, तो किसके बराबर होगा? टी के बराबर। ये हो गया। लेकिन यहाँ टी तो ले नहीं सकते हैं, टी डैश लेंगे क्योंकि टी में तो पूरा बी से पॉइंट आया है कहाँ पर? के तक। टी समय में फर्स्ट मीडियम में भी चला है और सेकंड मीडियम में भी चला है, इसलिए सेकंड मीडियम में कितना देर तक चला हम टी डैश मान लिए। और जी दूरी कितना है जी? जी के कितना है? तो बताओ जी, जी के की बात करें हम, जी के की बात करें तो जी के बाय क्या लेंगे? फिर टाइम वेलोसिटी इसमें v2 हो जाएगा। फिर वही समय जो होगा दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल, दूरी क्या है? जी के, और चाल कितना है? v2, और टाइम कितना होगा? टी डैश ही होगा, क्योंकि जितने समय में यहाँ से यहाँ तक आएगा उतने समय में ना दूसरे मीडियम में गया है के तक। तो बताओ ये यदि प्रूफ कर दें कि इतना इज इक्वल टू इतना, अर्थात जी बाय v1 बराबर जी के बाय v2 इज इक्वल टू टी डैश से मानेंगे टी डैश, ये यदि प्रूफ कर दें तो हम कह सकते हैं कि बी की नई स्थिति के है। और यदि यह साबित कर दें तो हम कहेंगे कि एच के एफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ही है। तो बी की नई स्थिति के साबित करने के लिए ये साबित करना होगा, यही बात तो समझना था। समझ में आ चुका है तो फिगर ड्रॉ कीजिए और लिखिए मेरे साथ। फिगर ड्रॉ करके मेरे साथ लिखिए बाबू, सब समझने के लिए लिखे थे। चलो भाषा तो लिखना पड़ेगा इसमें, तभी होगा। हैं रेडी? हैं रेडी? तो लिखिए, चित्र में यक्स डैश एक अपवर्तक सतह है, अपवर्तक सतह है जिसके एक तरफ μ1 अपवर्तनांक, जिसके तरफ μ1 अपवर्तनांक वाला और दूसरी तरफ μ2
म्यू2 अपवर्तनांक वाला माध्यम है जिसमें प्रकाश का वेग क्रमशः v1 और v2 है। v1 और v2 है। अपवर्तक सतह x डैश पर एक समतल तरंगाग्र ABC आपतित हो रही है। ABC आपतित हो रही है यदि अपवर्तक सतह x डैश अनुपस्थित रहता अर्थात नहीं रहता, अनुपस्थित रहता तो समतल तरंगाग्र की नई स्थिति t समय के बाद DEF होती, किंतु x डैश की उपस्थिति के कारण यह अपवर्तित हो जाती है। तो हमें अपवर्तित तरंगाग्र की स्थिति ज्ञात करना है। चलिए यहाँ तक लिख चुके हैं। जो समझाए हैं वही बात लिखे हैं बाबू हम। चलो लिख चुका होगा। बात करेंगे पैराग्राफ चेंज करके। चित्र से पैराग्राफ चेंज। चित्र से यह स्पष्ट है कि C बिंदु की नई स्थिति T समय के बाद
एफ हो जाएगी, एफ हो जाएगी। ठीक है, ये बिंदु की नई स्थिति ज्ञात करने के लिए V2 इंटू टी को त्रिज्या मानकर, V2 इंटू टी को त्रिज्या मानकर और ये को केंद्र मानकर ये का चाप ब्रैकेट में आर्क खींचते हैं जिस पर यह बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचते हैं जो कि चाप के H बिंदु पर मिलती है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि ये बिंदु की नई स्थिति, इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि T समय के बाद ये बिंदु की नई स्थिति H हो जाएगी। चलो, यदि पैराग्राफ चेंज करके, यदि हम यह साबित कर दें कि T समय के बाद B बिंदु की नई स्थिति K हो जाएगी, अर्थात यदि हम यह साबित कर दें कि G/V1 इज इक्वल टू GK/V2 इज इक्वल टू T डैश से मतलब माना कि चलिए क्या लिखे, इतना इज इक्वल टू T डैश। यदि हम यह साबित कर दें कि इतना बराबर इतना, तो
हम कह सकते हैं कि, तो हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि एफ अपवर्तित तरंगाग्र ही है। तो चलिए हमको ये साबित करना है, तो साबित करते हैं। लिखिए, चलो हो गया होगा। पहले ही बताए थे, इसमें केवल लैंग्वेज है, भाषा लिखना पड़ेगा। अब कुछ मैथमेटिकल पार्ट है, तो चलिए मैथमेटिकल पार्ट क्या है उसको देखते हैं। इन सिमिलर ट्रायंगल्स देखो तो